बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं थ्रोम्बोलिटिक या फाइब्रिनोलिटिक। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने थ्रोम्बस को तोड़ना है या फाइब्रिन को तोड़ना है। अब दीज ड्रग्स आर यूज टू लाइज द थ्रोम्बाई एंड क्लॉट टू रीकैनलाइज द ऑक्लूडेड वेसल्स, यानी कि क्लॉट को या थ्रोम्बस को तोड़ा गया ताकि जो ऑक्लूडेड वेसल है उनको दोबारा से खोला जा सके। इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल जो नेचुरल फाइब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करेंगे। और इसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज और रेटिप्लेज है और टेनेक्टिप्लेज है। ठीक है, ये ड्रग्स हैं। अब हम आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि फाइब्रिनोलिटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब देखो कि प्लाज्मिनोजिन यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है प्लाज्मिन में। ठीक है, प्लाज्मिनोजिन जब प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके इस लेवल पे, यानी कि प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कौन करवा रहा है? प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में जो कन्वर्जन करा रहा है वो टीपीए वगैरह करा रहे हैं। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर एनालॉग्स, फॉर एग्जांपल एल्टीप्लेज वगैरह, वो प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फाइब्रिनोलाइसिस करानी है ना। इसी तरह स्ट्रेप्टोकाइनेज और प्लाज्मिनोजिन मिलके क्या कराते हैं कि प्लाज्मिनोजिन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है और प्लाज्मिन ने क्या करना है कि प्लाज्मिन फाइब्रिनोजिन को भी डिग्रेड कराता है। ठीक है, और प्लाज्मिन दूसरा क्या है कि फाइब्रिन को भी डिग्रेड कराता है, यानी कि प्लाज्मिन ने ना सिर्फ फाइब्रिनोजिन को डिग्रेड कराना है बल्कि फाइब्रिन को भी डिग्रेड कराना है। ठीक है, और ये बात याद रखनी है कि जो अमाइनो कैप्रोइक एसिड है और ट्रांएग्जामिक एसिड है उनका क्या काम है कि देखो फाइब्रिनोलिटिक्स क्या करा रहे हैं कि प्लाज्मिन बनवा रहे हैं ताकि फाइब्रिन टूटे। लेकिन जो हमारे पास अमाइनो कैप्रोइक एसिड और ट्रांएग्जामिक एसिड है वो एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स हैं कि उन्होंने प्लाज्मिन नहीं बनने देना, यानी कि वो एंटी फाइब्रिनोलिटिक है। बात समझ आई? इस तरफ हमारे पास कौन से हैं? एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स, और ये हैं फाइब्रिनोलिटिक्स जिन्होंने फाइब्रिन को तोड़वाना है और इन्होंने फाइब्रिन की टूट फूट को इनहिबिट करना है। तो फाइब्रिनोलिटिक्स क्या हैं? टीपीए एनालॉग, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज जो हमने पढ़ा है, यूरोकाइनेज वगैरह। और एंटी फाइब्रिनोलिटिक कौन से हैं? अमाइनो कैप्रोइक एसिड एंड ट्रांएग्जामिक एसिड। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है कि ये इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये एंटीजेनिक होता है। इसकी वजह से रैश, फीवर, हाइपोटेंशन और पेशेंट इरिथमियाज में जा सकता है। ठीक है, तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इस्तेमाल होता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ होता है। यूरोकाइनेज जो है उन पेशेंट्स में जिनमें मतलब पहली एपिसोड के लिए, यानी कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, कोई वीनस थ्रोम्बोसिस हुआ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। फर्स्ट एपिसोड में स्ट्रेप्टोकाइनेज इस्तेमाल हुआ था, लेकिन हमने कहा कि स्ट्रेप्टोकाइनेज के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं तो उनमें फिर हम यूरोकाइनेज इस्तेमाल करते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कॉमन है फीवर, उसके अलावा हाइपोटेंशन, एलर्जिक रिएक्शन इसमें बहुत रेयर होते हैं, नहीं होते इतने। एल्टीप्लेज जो है ये रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि ये खुद हमने सिंथेसाइज किया हुआ है। रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। इसकी हाफ लाइफ 4 to 5 मिनट की होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? नोज़िया, फीवर और माइल्ड हाइपोटेंशन सी हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, तो ये एमआई में इस्तेमाल करते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स। अब हम इनकी कुछ डायग्राम देखेंगे और उसके बाद इनको बुक से रिव्यू कर लेंगे। इस डायग्राम में देखें, ये है एंटी फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स, ट्रांएग्जामिक एसिड वगैरह। इन्होंने क्या करना है? इनहिबिट करना है इस लेवल पे, यानी कि प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होने देना। ठीक है, और प्लाज्मिन आगे फाइब्रिन बनवाता था और फाइब्रिन के ये फ्रेगमेंट्स थे। और यहाँ पे देखें यूरोकाइनेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्या करवा रहे थे? प्लाज्मिन बनवा रहे थे। ठीक है, वही वाली डायग्राम बिल्कुल रिपीट हो रही है। उसके अलावा देखें कि एंडोथीलियल सेल से, जो हमने पहले भी एक डायग्राम देखी थी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में, टीपीए कहाँ से रिलीज़ होता है? एंडोथेलियल सेल से रिलीज़ होता है। और एंडोथेलियल सेल से ये जो रिलीज़ हो रहे हैं इनको क्या नाम देते हैं? सीरियन प्रोटीएज टिश्यू प्रोएक्टिवेटर्स। ठीक है, ये रिलीज़ होते हैं टीपीए वगैरह और ये प्लाज्मा में जाते हैं और प्लाज्मा में जाएंगे और फिर ये अपना काम करवाएंगे। ठीक है, और इनको स्टिमुलेट फैक्टर 12A, 10A और 2A जो है ना वो इनको स्टिमुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है ना कि जब फाइब्रिन बन रहा है तो फाइब्रिन को तोड़ना भी बॉडी ने होता है, तो ये नॉर्मल मैकेनिज़्म है, इसलिए 12A, 10A और 2A जो है वो इसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। आगे देख लें ये डायग्राम, इसमें भी यही वाली बात है कि प्लाज्मिन जो है वो ना सिर्फ फाइब्रिनोजन को तोड़ता है, फाइब्रिन को भी तोड़ता है और टीपीए ने ये काम कराना है। टीपीए ने क्या करना है? प्लाज्मिन को स्टिमुलेट करना है और उसने ना सिर्फ फाइब्रिनोजन को तोड़ना है, फाइब्रिन को भी तोड़ना है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और इस पे जो हमने ये क्रॉस लिंकिंग वाली बात की थी कि फाइब्रिन की क्रॉस लिंकिंग कौन कराता है? फैक्टर 8A, और उसको एक्टिवेट कर रहा था थ्रोम्बिन। ठीक है, उसके बाद ये वाली डायग्राम देख लें, इसमें भी कि फाइब्रिनोजिन को भी प्लाज्मिन ने तोड़ना है, यानी कि उसको डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। क्रॉस लिंक
फाइब्रिन को भी प्लाज्मिन ने तोड़ना है। उसके अलावा क्रॉस लिंक फाइब्रिन को प्लाज्मिन जो है वो डी डायमर में कन्वर्ट करता है। क्रॉस लिंकिंग कौन कराता है? फैक्टर 8A, और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। जब ये डायग्राम्स आपके माइंड में होंगी तो आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम बुक से रिव्यू कर लेते हैं। फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम जो है वो हमने पढ़ा था कि बिल्कुल अल्लाह ताला ने एक निज़ाम कायम किया होता है कि उसमें क्लॉट की प्रोपेगेशन बिल्कुल ब्लड में एक रेस्ट्रिक्ट हुई होती है। ठीक है, तो जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है, इसका मकसद क्या है? ये जो हम कह रहे हैं ना कि फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का मकसद है कि जो पहले से बने हुए क्लॉट हैं उनको तोड़ना। ठीक है, आपने वो सारी डायग्राम्स देख लिए हैं, उसमें हमने देखा है कि कैसे फाइब्रिनोलाइसिस इनिशिएट होती है, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट होता है, वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर अपना काम करता है। तो एक होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, दूसरा होता है सिंगल चेन यूरोकाइनेज टाइप टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ठीक है, ये दो फॉर्म्स होती हैं, और हमने पहले एक डायग्राम में देखा था कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को कौन इनहिबिट करता है? प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर। ठीक है, और एक और बात जो आपने याद रखनी है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर और ये दूसरा जो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है, ये फाइब्रिन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, और ये लोकलाइज कराते हैं प्लाज्मिन प्रोटीएज एक्टिविटी, यानी कि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ये वो वाले फाइब्रिन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, इनकी हाई एफिनिटी होती है उस फाइब्रिन के लिए क्लॉट की सरफेस पे जो मौजूद होता है। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर वगैरह कि इनकी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है कि ये उसी फाइब्रिन के ऊपर जाके काम करेंगे जो क्लॉट में बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि प्लाज्मिन की प्रोटीएज एक्टिविटी जो रहती है, यानी कि टीपीए क्या करा रहा था? प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करा रहा था, और प्लाज्मिन ने आगे तोड़ फोड़ करनी थी। तो इस वजह से क्या होता है कि टीपीए और इसके जो दूसरे एनालॉग्स हैं जो हाईली स्पेसिफिक होते हैं क्लॉट्स के लिए, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो प्लाज्मिन प्रोटीएज एक्टिविटी है वो सिर्फ क्लॉट्स तक ही लिमिटेड रहती है, पूरी बॉडी में नहीं फैलती। ठीक है, अब सर्कुलेटिंग प्लाज्मिन को न्यूट्रलाइज कौन करता था? अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन न्यूट्रलाइज करता था। उसके अलावा जो फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिन होता है ना, जो फाइब्रिन से बाउंड हुआ हुआ होता है, उसको ये अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन जो है वो इनहिबिट नहीं कर सकता, इनएक्टिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो हमारी बॉडी में नॉर्मल चीज़ें चल रही होती हैं उसमें टीपीए इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसको प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर इसको इनहिबिट कर रहा था। ठीक है, और एक तो नॉर्मली भी इसको इनएक्टिव नहीं वो नहीं करवा सकता, और दूसरी बात जो हमने याद रखनी है कि टीपीए, वो वाला टीपीए जो कि फाइब्रिन से बाइंड है ना, उसके ऊपर भी ये इनहिबिटर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो टीपीए जो कि किसके साथ बाइंड है? टीपीए जो कि फाइब्रिन के साथ बाइंड है, उसके ऊपर भी ये इनहिबिटर काम नहीं कर पाएगा। इसका जो टीपीए है, इसका टर्नओवर ब्लड में बहुत रैपिड होता है, यानी कि इसकी हाफ लाइफ इतनी कम है, सिर्फ 5 से 8 मिनट के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाता है। अब क्या ख्याल है कि जो एक नॉर्मल फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम चल रहा है उसको आपने एक्टिवेट कर दिया थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स दे के, तो क्या ख्याल है कि प्लाज्मिन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी? क्यों? क्योंकि हमने थ्रोम्बोलिसिस करानी थी, फाइब्रिनोलाइसिस कराने के लिए ड्रग्स दिए हैं, तो प्लाज्मिन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और प्लाज्मिन जो है वो फाइब्रिनोजेन को भी मैंने बताया था डिग्रेड करता है, प्लाज्मिनोजेन को भी डिग्रेड करता है, और कोएगुलेशन फैक्टर्स को भी डिग्रेड करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे कोएगुलेशन फैक्टर की भी कंजप्शन हो रही है, यानी कि उनकी डिग्रेडेशन हो रही है, वो कम होते जा रहे हैं, एक लिटिक सी स्टेट क्रिएट हो जाती है, तो ब्लीडिंग के चांसेस पेशेंट्स में ज़्यादा हैं। अब जो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं वो क्या करा रहे हैं? वो क्लॉट्स की लाइसिस करा रहे हैं, और हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता है थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स का क्या होता है कि ये प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट कराएंगे, बस उस डायग्राम से आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है। ठीक है, और एक और बात आपने याद रखनी है कि जो फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स होते हैं वो बहुत क्लॉट सेलेक्टिव फाइब्रिनोलाइसिस कराते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में फाइब्रिनोलाइसिस कराएंगे, सिर्फ क्लॉट में कराएंगे। अब हमारे पास जो फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन होते हैं, पुराने जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, ये इतने सेलेक्टिव नहीं है, और ये पूरी बॉडी में फाइब्रिनोलाइसिस करा सकते हैं, फाइब्रिनोजिन की लाइसिस करा सकते हैं, तो फाइब्रिनोजिनोलाइसिस कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, सेलेक्टिव नहीं होते। अब जो नए वाले हमने ड्रग्स सिंथेसाइज़ किए ना, जो सेकंड जनरेशन थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स हैं, ये इनका क्या काम होता है? इसने फाइब्रिन को तोड़ना है, पहले वाले ने फाइब्रिनोजेन को तोड़ना है फर्स्ट जनरेशन ने, सेकंड जनरेशन फाइब्रिन को तोड़ेंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जब फाइब्रिन को तोड़ रहे हैं तो फाइब्रिनोलाइसिस इसमें ज़्यादा अच्छी होगी ना सेकंड जनरेशन में, और जो थर्ड जनरेशन है उनकी स्पेसिफिसिटी और ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो जो जो न्यूवर जनरेशन आ रही होती है ना ड्रग्स की, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं।
और एक और बात आपने याद रखनी है कि थ्रोम्बोलिसिस जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है पेशेंट को, ये ज़्यादातर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के पेशेंट्स होते हैं, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिन लोग को होता है, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, सब में क्या बना हुआ है, क्लॉट बना हुआ है, आपने उसको तोड़ना है। ठीक है, थ्रोम्बोलिसिस अगर तो एक पेशेंट आया, दिल का मसला हुआ है, यानी कि उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है या दिमाग में इन्फार्क्शन हो गया है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उस क्लॉट को तोड़ना उतना मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि 6 घंटे से पहले पहले उसको फाइब्रिनोलिटिक थेरेपी लाजमी प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि एक दफ़ा थ्रोम्बस टूट गया, दोबारा थ्रोम्बस बनने के चांसेस और री-इन्फेक्शन होने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं, अगर आप ऐसे थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी हाफ़ लाइफ़ छोटी है, जिनकी शॉर्टर हाफ़ लाइफ़ है, प्लाज़्मा हाफ़ लाइफ़, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा देर तक थ्रोम्बोलिसिस तो करा नहीं पा रहे, तो इसलिए आपने ध्यान रखना होता है कि शॉर्टर एक्टिंग नहीं देने होते, क्योंकि उससे पेशेंट को दोबारा री-थ्रोम्बोसिस के और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप साथ-साथ हेपरिन दे दें और वारफरिन दे दें और साथ-साथ एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स भी दे दें, यानी एंटी कोएगुलेंट और एंटी प्लेटलेट्स दे दें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि री-ऑक्लूजन पेशेंट की नहीं हो पाएगी, यानी दोबारा वो आर्टरी या वेन ऑक्लूड नहीं होगी। ठीक है? और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप साथ-साथ उसको वारफरिन दे रहे हैं, एंटीकोएगुलेंट्स दे रहे हैं, एंटीप्लेटलेट्स दे रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप साथ-साथ दूसरे ड्रग्स भी दे रहे हैं जो कि एंटीकोएगुलेंट्स हैं। उसके अलावा जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, वो सारे आपने याद रखने हैं कि ब्लीडिंग से हैं। क्यों? क्योंकि एक तो फाइब्रिनोजेन भी टूट फूट रहा है, फाइब्रिनोजेनोलाइसिस भी हो रही है, फाइब्रिनोलाइसिस भी हो रही है वेस्कुलर इंजरी के एरिया पे। ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया हो गया, यानी कि फाइब्रिनोजेन पूरे ब्लड में कम हो गया है। ठीक है? तो आपने लैब टेस्ट वगैरह लाजमी कराते रहने हैं पेशेंट के, ताकि आप इन लेवल्स को मॉनिटर करते रहो। अब क्या ख्याल है कि अगर आप सेकंड और थर्ड जनरेशन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होंगे। अब क्या होता है कि अक्सर अगर टॉक्सिसिटी हो जाए पेशेंट को, तो लाइफ थ्रेटनिंग इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी हो सकती है पेशेंट को, तो उस केस में आपने क्या करना है कि ड्रग्स फ़ौरन रोक देने हैं। ठीक है, ड्रग्स रोकने के बाद क्या करना है, क्योंकि ड्रग्स क्या करवा रहे थे, उन्होंने सारा फाइब्रिनोजेन तोड़ फोड़ दिया था, कोएगुलेशन को ख़त्म कर दिया था। तो आपने अब क्या करना है कि जब ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसको आपने फटाफट थेरेपी रोकनी है, उस पेशेंट को होल ब्लड देना है, उसको प्लेटलेट्स देने हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा देना है, अगर आप साथ हेपरिन इस्तेमाल कर रहे थे, प्रोटामीन भी देना है, और कोई एंटी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स देना है, यानी कि उस चीज़ के अपोज़ करने वाली चीज़ें देनी है सारी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? वही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो हमने एंटीकोएगुलेंट की पढ़ी थी, यानी कि ब्लीडिंग वगैरह में या सीपीआर वगैरह में, कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन में आपने नहीं देना होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप सीपीआर कर रहे होते हो तो थॉरक्स का ट्रॉमा हो सकता है ना पेशेंट को, इंट्राक्रेनियल ट्रॉमा, वेस्कुलर डिजीज़ और कैंसर में नहीं दे सकते, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में, कोई सर्जरी वगैरह हुई है पेशेंट की जहाँ पे ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है, उसमें आप नहीं दे सकते। जो फर्स्ट जनरेशन थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हमने पढ़े हैं वो कौन सा था? स्ट्रेप्टोकाइनेज़ है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज़ जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेज़ वो एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, ग्रुप बी हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग एक्टिवेटर होता है प्लाज्मिनोजेन का। ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजेन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आता है, एक एक्टिव साइट आ जाती है, यानी कि वो एक्टिव साइट से एक्सपोज़ होता है, और वो एक्टिव साइट क्या करती है कि वो प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो अगर आपने पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज़ दिया, तो वो क्या होगा कि पेशेंट जो डीवीटी का पेशेंट है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, जिसमें आर्टरी के एम्बोलाई बने हुए हैं, उसके एम्बुलस टूटना स्टार्ट हो जाएँगे। आप क्या करते हो कि इंट्रावीनस देते हो, वेन में या तो लगाते हो स्ट्रेप्टोकाइनेज़ को, या तो आप कोरोनरी आर्टरी में लगाते हो। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट आया है जिसको हार्ट अटैक हुआ है थ्रोम्बस बनने की वजह से, तो उसमें उसकी जो सर्वाइवल है आप उसको बढ़ा सकते हो। तो ज़्यादा फ़ायदा कब होता है, जब आप इसका आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हो। स्ट्रेप्टोकाइनेज़ के साथ कॉम्प्लिकेशन कौन-कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया से डिराइव होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, यानी कि हेमरेज, पायरेक्सिया, एलर्जिक रिएक्शन और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज़ की 2 हाफ़ लाइफ़ होती हैं, एक फ़ास्ट वाली होती है, एक स्लो वाली होती है। फ़ास्ट 11 टू 13 मिनट की होती है, ठीक है? और ये किस वजह से होती है फ़ास्ट हाफ़ लाइफ़? क्योंकि ड्रग जल्दी-जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या फिर ड्रग के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं, तो उसकी हाफ़ लाइफ़ कम हो गई है। और दूसरी स्लोअर वन वाली हाफ़ लाइफ़ कितनी होती है? 23 टू 29 मिनट की। और ये किस वजह से होती है? स्लो क्यों हो गई है? क्योंकि जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ये डिग्रेड नहीं होगा, तो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी हाफ़ लाइफ़ जो है वो, मतलब लॉस ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो इसकी हाफ़ लाइफ़ स्लो हो जाती है। उसके अलावा हमने पढ़ा था यूरोकाइनेज़ था, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन सीरीन प्रोटीज़ है, और ये जो है इतना फाइब्रिन के साथ बाइंड नहीं करता, मतलब इतना डायरेक्टली फाइब्रिन के साथ तो बाइंड नहीं करता, लेकिन ये क्या कराता है कि सर्कुलेटिंग और फाइब्रिन बाइंड प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट कराएगा। ठीक है, तो यूरोकाइनेज़ का आपने याद रखना है कि इसका ज़्यादा रोल क्या है कि ये
जो भी प्लाज्मिनोजेन है ना, या तो जो ब्लड में फिर रहा है प्लाज्मिनोजेन, या तो वो वाला प्लाज्मिनोजेन जो फाइब्रिन के साथ बाइंड है, इसने उस प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट कराना है। यूरोकाइनेज की हाफ लाइफ 10 से 20 मिनट तक होती है। ये ह्यूमन सेल से डिराइव है। जैसे मैं कह रही थी ना कि स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से डिराइव है, तो वो एंटीजेनिक होता है, एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। तो यूरोकाइनेज एंटीजेनिक नहीं होता, और पल्मोनरी एम्बोलस के पेशेंट्स में हम इस्तेमाल करते हैं यूरोकाइनेज को। उसके अलावा सेकंड और थर्ड जनरेशन हमने पढ़े थे। टीपीए हमें पता है जो एंडोथेलियल सेल से रिलीज़ होता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर नॉर्मली मौजूद होता है। उसके अलावा एल्टी प्लेज वगैरह, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये फाइब्रिन सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है कि फाइब्रिन सेलेक्टिव एक्टिवेशन करानी है प्लाज्मिनोजन की, ठीक है। तो यानी कि प्लाज्मिनोजन की ऐसी एक्टिवेशन कराएंगे जो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा और वो सिर्फ फाइब्रिन पे काम करेगा। अब ये जो सेलेक्टिविटी है ना, ये सर्कुलेटिंग जो प्लाज्मिनोजेन है उसको आप एक्टिवेट करा सकते हो जब आप बहुत लार्ज डोजेस दे रहे हो पेशेंट को, या बहुत लेंथी ट्रीटमेंट करते जा रहे हो, ठीक है। जब इंट्रावीनस देते हो आप, तब इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। और कोरोनरी रीपरफ्यूजन, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको दोबारा खोलने में इस्तेमाल होता है। एल्टीप्लेज जो है ना, उसका क्या फ़ायदा है कि ये फाइब्रिनोजेन को जो तोड़-फोड़ होती है ना, वो कम कराता है, ठीक है। लेकिन ब्लीडिंग का रिस्क इसका उतना ही है जितना स्ट्रेप्टोकाइनेज का रिस्क है। लेकिन एक फ़ायदा एल्टीप्लेज का ये है कि ये फाइब्रिनोजेनोलाइसिस जो है वो थोड़ी कम कराता है। और जो रेट ऑफ रीथ्रोम्बोसिस है, यानी कि एक दफ़ा आपने टीपीए इस्तेमाल कर लिया ना, तो उसके बाद जो रेट ऑफ रीथ्रोम्बोसिस है वो ज़्यादा होता है टीपीए के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एल्टीप्लेज जो है ना, उसकी हाफ लाइफ देखो छोटी सी है, 5 से 10 मिनट। तो जब ये चला जाएगा उसके बाद दोबारा थ्रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो रीऑक्लूजन को कम करने के लिए आप क्या करते हो कि इसके साथ साथ हेपरिन और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स भी दे देते हो, ठीक है। उसके अलावा हमने 2 जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेरिएंट पढ़े हैं टीपीए के, उनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं। एक है रेटिप्लेज, ठीक है। ये क्या कराता है कि ये फाइब्रिन के ऊपर जाता है और प्रोटीएज एक्टिविटी कराएगा और उसकी तोड़-फोड़ करा देगा। और रेटिप्लेस का फ़ायदा ये होता है कि ये क्लॉट के अंदर ना, रेटिप्लेस का फ़ायदा ये होता है कि ये क्लॉट के अंदर बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है, ठीक है। दूसरा हमने एक तो रेटिप्लेस पढ़ा, दूसरा होता है टेनेक्टिप्लेस। टेनेक्टिप्लेस की हाफ लाइफ ज़्यादा लॉन्गर होती है और ये फाइब्रिन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड करता है, ठीक है। और इसको आईवी बोलस के थ्रू आप दे सकते हो। एक और ड्रग है जिसका नाम है एनएस्ट्रीप्लेज। एनएस्ट्रीप्लेज क्या होता है कि इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज ही होता है, लेकिन वो नॉन कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स उसने बनाया हुआ होता है। किसके साथ? प्लाज्मिनोजेन के साथ एक नॉन कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स बनाया होता है। तो एनएस्ट्रीप्लेज जो है ना, ये कैटालिटिकली इनर्ट होता है, यानी कि ये कैटालाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कैटालाइज नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो प्लाज्मिनोजेन की कैटालिटिक साइट होती है ना, जो प्लाज्मिनोजेन के ऊपर एक कैटालिटिक साइट होती है, यानी कि जिससे प्लाज्मिनोजेन ने ख़त्म करना होता है, वो क्या होती है इनकी, उसकी इसाइलेशन हो जाती है। तो जब उसकी इसाइलेशन हो जाएगी तो क्या ख़्याल है, इसको तोड़-फोड़ हो पाएगी इसकी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसकी कैटालिटिक हाफ लाइफ लॉन्ग होती है 90 मिनट्स की, और इसका थ्रोम्बोलिटिक इफ़ेक्ट जो होता है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है एनएस्ट्रीप्लेस का। एनएस्ट्रीप्लेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि क्या काम कराने के लिए? कोरोनरी रीपरफ्यूजन कराने के लिए। लेकिन एक नुकसान क्या है कि फाइब्रिनोजिन को भी तोड़ता है, ठीक है। फाइब्रिनोजिनोलाइसिस कराता है। एक साइड इफ़ेक्ट इसका ये है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये एंटीजेनिक होता है, यानी कि ये एंटीजन लाइक रिएक्शंस करा सकता है। उसके अलावा हमने एंटीफाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स पढ़े हैं। अब क्या होता है कि एक थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी चल रही थी एक पेशेंट में, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, यानी कि ज़्यादा थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हो गई। तो क्या ख्याल है कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का एंड रोल क्या था कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मिन बनवाया जा रहा था, ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में। अब थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी इतनी ज़्यादा हुई, पूरी बॉडी में प्लाज्मिन फैला हुआ है। अब प्लाज्मिन क्या करेगा कि अल्फा 2 प्लाज्मिन एंटीप्लाज्मिन भी उसको रोक नहीं रहा, वो हर जगह फैला है, प्रोटियोलाइसिस कराता रहेगा, पेशेंट बहुत सीवियर हेमरेज में चला जाएगा। तो इसको अगेंस्ट का क्या हम क्या देते हैं? अमाइनो कैप्रोइक एसिड या ट्रांसएग्जामिक एसिड, ठीक है। ये क्या कराते हैं कि इनका काम होता है कि ये प्लाज्मिन की जो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी है ना, उसको इनहिबिट करा देंगे, ठीक है। और इनको भी हम इंट्रावीनस इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ट्रांसएग्जामिक एसिड वगैरह को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? जब डेंटल सर्जरी वगैरह हो रही होती है हीमोफीलिया के पेशेंट में, क्योंकि हमने पढ़ा है हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ये दोनों चीज़ें देते हैं। और साथ में कोएगुलेशन फैक्टर्स भी उन पेशेंट को देते हैं, और साथ हम ट्रांसएग्जामिक एसिड और एमाइनो कैप्रोइक एसिड देते हैं जो एंटीफाइब्रिनोलिटिक्स होते हैं, ताकि पेशेंट को जो है वो ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? पेशेंट को नौजिया हो जाता है। और ब्लड लॉस कंट्रोल करने वाले कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? एक प्रोटीएज इनहिबिटर होता है, एप्रोटिनिन, ठीक है। वो क्या करेगा? कैलिक्रीन को इनहिबिट करेगा। जब कैलिक्रीन को इनहिबिट करेगा तो कोएगुलेशन फेज़ इनहिबिट हो जाएगा। उसके अलावा प्लाज्मिन को इनहिबिट करेगा, जो फाइब्रिनोलाइसिस कराता है, और प्लेटलेट्स को प्रोटेक्ट कराता है किससे? मैकेनिकल इंजरी से। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है कि इसने ब्लीडिंग को कम कराना है, ये सारे काम करा के, ठीक है।
उसके अलावा हीमोफीलिया के पेशेंट्स में हम क्या-क्या दे सकते हैं, हीमोफीलिया है ना उसे, ऑब्वियसली उसका फैक्टर 8 नहीं है तो उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 दे देंगे। हीमोफीलिया ए के पेशेंट्स को हीमोफीलिया बी है तो फैक्टर 9 देंगे। 9 के क्या-क्या नाम होते हैं, 9 के नाम होते हैं बेब्यूलिन, अल्फा 9, मोनो 9 वगैरह, 1-2 नाम आपने याद कर लेने हैं। फैक्टर 7 ए भी दे सकते हो, नोवो 7, उन लोगों में जिनमें हीमोफीलिया और वॉन विलिब्रेंड डिज़ीज़ के पेशेंट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप डेस्मोप्रेसिन भी दे सकते हो। डेस्मोप्रेसिन का क्या काम होता है कि ये हीमोफीलिया ए और वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ के पेशेंट्स में हम देते हैं, और इसका काम क्या होता है कि इसने फैक्टर 8 की एक्सक्रीशन करवानी होती है एंडोथेलियल सेल से, ठीक है। एंटी इनहिबिटर कोएगुलेंट कॉम्प्लेक्स भी होता है जिसको ऑटोप्लेक्स का नाम देते हैं। इसका क्या मकसद होता है, ये क्या करता है कि ये एक्टिवेटेड वाइटामिन, अब हमने कहा था ना 2, 7, 9, 10 हमारे पास जो है विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स है, तो एंटी इनहिबिटर कोएगुलेंट कॉम्प्लेक्स ऑटोप्लेक्स का ये फ़ायदा है कि ये हमें इनको विटामिन के मतलब देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमें एक्टिवेटेड विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेटेड फॉर्म में ही दे देता है, ठीक है। तो अक्सर जो विटामिन के डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं उसमें ऑटोप्लेक्स लगाया जाता है, ठीक है। और ये हीमोफीलिया के पेशेंट में ज़्यादातर किया जाता है, या जो एक्वायर्ड इनहिबिटर्स जिन पेशेंट्स में होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के, तो उन पेशेंट्स में ये दिया जाता है जिनमें किसी वजह से वो 2, 7, 9, 10 एक्टिवेट नहीं हो रहे होते, तो ये ऑटोप्लेक्स दे दिया जाता है उन पेशेंट्स में, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनको विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेटेड फॉर्म में ही मिलते हैं, तो उनका फ़ायदा हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।